Hello, my lovely students. Welcome to the first lecture of CA Inter Fast Track Batch for May 26 and September 26 attempt. पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारा अप्रोच कैसे होने वाला है, लेकिन जिन्होंने वो वीडियो मिस कर दिया, तो उनके लिए दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि हमारा जो ये बैच है, दिस इज गोइंग टू बी अ लाइव बैच फॉर सीए इंटर फास्ट ट्रैक लेक्चर्स फॉर लॉ। तो प्लान ऐसा है कि 15th फेब को ये बैच स्टार्ट होगा, दैट इज संडे। एंड एक डिटेल टाइम टेबल दिया जाएगा आपको कि आज कौन सा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, कल का क्या स्केड्यूल है, ऐसे पूरा आपको 30 to 40 डेज उसका पूरा स्केड्यूल दिया जाएगा आपको। मेरा टारगेट है कि ये जो भी लेक्चर्स हैं वो 1 महीने के अंदर अंदर हम खत्म कर दें बाय 15th ऑफ मार्च। लेकिन क्या होता है ना कि क्वेश्चन आंसर की इतनी सारी डिस्कशंस है, 2-4 दिन कहीं यहाँ वहाँ ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो मेरा टारगेट है कि 15th फेब से लेके 15th मार्च तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अब आप बोलोगे मैम रिजल्ट भी नहीं आया है अभी, तो हमें तो पता भी नहीं, तो क्या हम बाद में भी ये लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि आपके जो लेक्चर्स मिस हो गए हैं उसकी रिकॉर्डिंग तो आपको मिलने ही वाली है और फिर आप लाइव बैच अटेंड कर सकते हो। तो टाइमिंग ऑफ द लाइव बैच विल बी 3 to 5 PM इन द आफ्टरनून। तो दिन भर आप बाकी के सब्जेक्ट्स पढ़ लेना, 3 to 5 हम लॉ पढ़ेंगे। क्लास के बाद आप बैठ के उसको लर्न कर लेना। डेली अगर आप मेरे साथ बैठ के वो टॉपिक कवर कर लेते हो और फिर बस 1 घंटा अगर आप एक्स्ट्रा डाल देते हो ना, तो फिर आपको एग्जाम तक लॉ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये मेरी गारंटी है। तो 15th फेब से 15th मार्च तक हम रोज मिलने वाले हैं, 3 o'clock से लेके 5 PM तक। अगर आपका कोई एक आधा लेक्चर मिस भी हो जाता है, तो एंड ऑफ द डे में रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, आपके सॉफ्टवेयर में वो दिख जाएगी, तो आप वो रिकॉर्डिंग लेक्चर देख के नेक्स्ट डे वापस लाइव अटेंड कर सकते हो। हमारा अप्रोच क्या रहने वाला है? ये फास्ट ट्रैक बैच है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ आधे कॉन्सेप्ट्स पढ़ा के आगे निकल जाऊंगी या फिर सिर्फ इंपॉर्टेंट ही कराऊंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। I am going to cover each and every concept from my concept book। तो मैंने इंडेक्स ही खोल के रख दिया यहाँ पे कि ये सारे हमारे चैप्टर्स हैं और इसमें हर एक कॉन्सेप्ट कवर किया जाएगा। हाँ, लेकिन ये है कि फास्ट ट्रैक लेक्चर्स हैं तो इसमें हम बहुत डीप में नहीं जा सकते, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रखेंगे, लेकिन एक भी कॉन्सेप्ट आपका मिस नहीं होगा। तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो कवर करेंगे, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, लाइक टू गिव यू एन एग्जांपल, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं इन डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएट कंपनी। क्यों मैंने बाकी सब में से इसी को क्यों चुना? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। तो फिर ऐसे कुछ जो पार्ट्स है ना, मुझे लगता है नहीं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी बोलो, केस बेस्ड बोलो, या फिर आपको एमसीक्यू आ सकता है, तो उसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो पूरा एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रहेगा, लेकिन एक भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा। तो हमारा जो पूरा सिलेबस है ना, पूरा जो कोर्स मैंने डिजाइन किया है, दैट इज फॉलोइंग द 4 स्टेप्स। ठीक है, मेरे जो 4 स्टेप्स हैं उस पे पूरा कोर्स हमने डिजाइन किया है। सबसे पहला स्टेप है कि हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, उसके नोट्स या फिर हैंड रिटन नोट्स मैं आपको दूंगी, लेकिन हर कॉन्सेप्ट के नहीं मिलेंगे। जो भी मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको सिंप्लीफाई करके अगर दे दूं, तो फिर ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी अगर कॉन्सेप्ट ही 5 लाइंस का है तो उसकी क्या समरी बनेगी ना। अब जैसे अगर हमने डेफिनेशंस ही देख ली, कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जो बहुत ही छोटी है, जैसे अब्रिज प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन प्रिलिमिनरी चैप्टर से अगर हमने स्टार्ट कर दिया तो इसके कहाँ नोट्स मिलेंगे आपको। लेकिन जैसे हो गया एसोसिएट कंपनी, इसको लर्न करना है आपने। आगे जाएँगे हम, प्रोस्पेक्टस है, फिर शेयर एंड शेयर कैपिटल, उसमें कितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बच्चों को लर्न नहीं होते हैं, तो उसके मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दूँगी। अब और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, या फिर मैम ये मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर में डिफरेंस क्या होता है, ये तो हमको कभी भी नहीं समझ आता, तो उसके नोट्स आपको मिल जाएँगे। तो हमारी जो शुरुआत होगी वो हमेशा इन हैंड रिटन नोट्स के साथ होगी, ठीक है? तो ये मैंने इसको प्रॉपर एक डिज़ाइन में बना दिया है। ये मेरे मेरे ही हैंड रिटन नोट्स है, लेकिन उसको मैंने थोड़ा डिजिटाइज़ कर दिया है, क्योंकि कई बार होता है कि हैंडराइटिंग मेरी कर्सिव है, तो बच्चे बोलते हैं पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो मैंने सोचा इस बार
कि क्यों ना इसको डिजिटाइज किया जाए। यस, आजकल तो कितने सारे ऐप्स अवेलेबल होते हैं, तो मेरे हैंड रिटन नोट को मैंने डाल दिया और उसमें वो एक एक डिजिटाइज्ड वर्जन आ गया उसका। तो इसी तरीके से आपको नोट्स मिलेंगे एंड यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं कि कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट में फ़र्क क्या होता है। तो इस तरीके से आपको क्लासरूम में ही चार्ट्स वगैरह मैं दिखाऊँगी, वो एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद आप लिख सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से हम चार्ट्स पढ़ने वाले हैं, तो दैट इज़ स्टेप नंबर 1। फिर स्टेप 2, सिर्फ चार्ट्स पढ़ के फायदा नहीं होगा जब तक आप उसको हमारे कॉन्सेप्ट बुक में से पढ़ के कीवर्ड्स हाईलाइट नहीं कर देते, तो आपको कैसे पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे सेंटेंस फॉर्म करने हैं आपको। तो स्टेप 2 हमारा होगा, पहले चार्ट में से हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, अब एक्चुअल जो प्रोविजंस है जो एक्ट में दिए हैं उसको हम रीड कर लेंगे और कीवर्ड्स हाईलाइट करेंगे। तो अगर आपने वो कीवर्ड्स उतने ही सिर्फ लर्न कर लिया और एग्जाम में लिख लिया, तो गारंटीड 60 प्लस मार्क्स तो मिलेंगे ही आपको। तो स्टेप 2 हमारा होगा टू रीड एवरीथिंग फ्रॉम द कॉन्सेप्ट बुक। मेरे जो प्रोडक्ट है ना, फास्ट ट्रैक लेक्चर्स, अगर आप वेबसाइट पे देखोगे तो आपको 2 ऑप्शंस अवेलेबल मिलेंगी। सबसे पहली ऑप्शन है कि आप विदाउट बुक ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारी बुक्स पहले से ही खरीदी हुई हैं, लेकिन उनको एक एक रिवीजन काइंड ऑफ चाहिए। तो उन स्टूडेंट्स के लिए हमने ये ऑप्शन भी रखा है कि अगर आपके पास हमारी बुक्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं और आप सिर्फ लेक्चर्स लेना चाहते हो, तो सिर्फ लेक्चर्स भी आप ले सकते हो। अच्छा, लेकिन मैं आपको स्ट्रांगली एडवाइस करूँगी, अगर आपके पास मेरी कॉन्सेप्ट बुक नहीं है, तो प्लीज़ विद बुक वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना, क्योंकि ये बुक आपको बहुत, बहुत, बहुत काम आने वाली है। यही बुक से आप लर्न कर पाओगे और आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली तो आपको सब कुछ लर्न ही करना है। इट्स अ थ्योरी सब्जेक्ट, इंग्लिश का तो पेपर है नहीं कि आप अपने ओन वर्ड्स में लिख के आ गए, अंडरस्टैंडिंग लिख के आ गए। लीगल पेपर है, लीगल लैंग्वेज की एक्सपेक्टेशन इंस्टीट्यूट रखता है, तो आपको लीगल वर्ड्स, लीगल टर्म्स इंक्लूड करने ही पड़ेंगे। मेरी बुक बहुत ही सिंपल, ईज़ी लैंग्वेज में बनी हुई है, जो आपकी लर्न हो जाएगी। अब मुझे कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं, मैम आपकी बुक कलर क्यों नहीं है? इसमें फ़ॉन्ट ऐसा क्यों है? हैंडराइटिंग फ़ॉन्ट में क्यों नहीं है? आपने कीवर्ड्स को कलर में क्यों नहीं डाला है? बोल्ड में क्यों नहीं डाला है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं मुझे स्टूडेंट्स के, और मेरा एक ही जवाब रहता है उनको, क्या आपका क्वेश्चन पेपर कलर में आने वाला है? क्या आपका क्वेश्चन पेपर ऐसे हैंडराइटिंग वाले फॉन्ट में आने वाला है? नहीं ना। तो जब आपको ये वाला प्रिंट पढ़ने की आदत ही नहीं है, तो आप इतने लंबे-लंबे केस स्टडीज़ और एमसीक्यू क्वेश्चंस और बाकी के क्वेश्चंस पढ़ के कैसे समझ लोगे? तो जब तक आपको ये रीड करने की हैबिट नहीं है, ये प्रिंट पढ़ के समझने की आदत नहीं है, तो फिर कैसे चलेगा? दूसरी बात, मेरे बुक में आपको कलर्स नहीं मिलेंगे। वर्ड जो कीवर्ड्स हैं वो हाइलाइटेड नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वो मैं आपको करवाती हूँ क्लास में। मैं आपको सिखाऊँगी कि कीवर्ड्स कैसे हाइलाइट करते हैं, कीवर्ड्स कैसे फाइंड करते हैं। हम यहाँ पर देयर इज़ सम इश्यू विद माय कनेक्शन। हाँ, हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि कीवर्ड्स कैसे खुद आइडेंटिफाई किए जाते हैं। और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि मेरे लेक्चर में 3 कलर के हाइलाइटर लेके बैठना। एक येलो, एक ग्रीन और एक पिंक कलर। क्योंकि वो 3 हाइलाइट्स होते हैं ना, वो उसकी कलर कोडिंग होती है। वो आपको एग्ज़ाम में बैठे-बैठे याद आ जाएगी। तो कीवर्ड्स मैं आपको पहले से नहीं कराती, मैं वो क्लास में ही आपके साथ हाइलाइट कराती हूँ और आप मेरे साथ हाइलाइट करोगे। जब आप हाइलाइट कर रहे हो ना, आप उस वर्ड को रीड कर रहे हो मेरे साथ में, ऑटोमैटिकली रजिस्टर हो जाता है। अगर सब कुछ मैं आपको रेडीमेड दे दूँ, स्पून फीडिंग दे दूँ, तो फिर आप अपना दिमाग कभी यूज़ ही नहीं करोगे, इसीलिए तो आप एग्ज़ाम में अटक जाते हो। तो मैं नहीं बिलीव करती कि मुझे सब कुछ पहले से ही दे देना चाहिए। नहीं, क्लास में हाइलाइट करेंगे, क्लास में कीवर्ड्स हाइलाइट करेंगे, कलर कोडिंग समझेंगे, पढ़ेंगे, तभी तो जाके हम एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं ना। तो स्टेप 2 हमारा होगा टेक्स्ट बुक में से उसको रीड करना। स्टेप 3 होगा एमसीक्यू सॉल्व करना। तो जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ना, या फिर अगर चैप्टर बहुत बड़ा है तो मुझे लगता है कि नहीं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 3 पार्ट्स में कर लेंगे। तो वो पार्ट जब खत्म हो जाएगा ना, उसी से रिलेटेड हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, सिंपल एमसीक्यू भी करेंगे और केस बेस्ड एमसीक्यू भी करेंगे। और लास्ट चौथा जो हमारा स्टेप है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है राइटिंग प्रैक्टिस। तो मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूंगी। जैसे मैंने यहाँ पर आज के लेक्चर के लिए एसोसिएट कंपनी का एक क्वेश्चन ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है,
ये देखो, ये न्यू क्वेश्चंस हैं, ये आपको एमटीपी, आरटीपी, पास्ट एग्जाम या फिर स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेंगे। तो ये ब्रांड न्यू क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चन हम रीड करेंगे और क्वेश्चन में से ही मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप आंसर फाइंड कर सकते हो, क्योंकि मैं बोल रही हूँ स्टूडेंट्स, एक बार आपको टेक्निक आ गई ना, द आंसर इज एक्चुअली हिडन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। तो चौथा हमारा स्टेप रहेगा क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपके साथ क्लास में डिस्कस करूंगी। फिर धीरे धीरे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा ना, तो फिर आप खुद से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मैम आप मत करना, हम ही इसका आंसर बताएंगे। मैं तो वो स्टेज पे आपको लाना चाहती हूँ। तो पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे। शुरू में मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आइडेंटिफाई करना है, आंसर भी बताऊंगी। फिर धीरे धीरे मैं आपको ही बोलूंगी कि नहीं, अभी आप लिखो और मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो आपका आंसर फॉर चेकिंग। मुझे नहीं लगता कि कोई भी फास्ट ट्रैक में आपको ऐसा सपोर्ट मिलेगा जहां पर आप अपने आंसर्स भेजो, हर आंसर आपको चेक करके दिया जाएगा। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जो भी हैंड रिटन नोट्स मेरे हैं उसका सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ऐसे जो क्वेश्चंस हैं इसका पीडीएफ आपको मिलेगा। आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, इसको एक टेस्ट के जैसा ट्रीट करो। क्वेश्चन अटेम्प्ट करो एंड सेंड इट टू मी फॉर चेकिंग। ठीक है? तो हर क्वेश्चन जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं वो आप मुझे भेज सकते हो एंड आई विल गिव यू माय फीडबैक। तो ये था हमारा एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन ऑन कि हम कैसे हर लेक्चर को हर लेक्चर के साथ प्रोसीड करने वाले हैं। जो लेक्चर्स हैं वो हिंदी इंग्लिश मिक्स में ही होंगे। इंग्लिश ओनली बैच जो है वो ये सीरीज खत्म होने के बाद फिर शुरू होगा, मे बी इन द मंथ ऑफ मार्च। ओके, मार्च और अप्रैल में वो फिनिश हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश ओनली बैच चाहते हैं, थोड़ा सा वेट कर लो। आई विल बी टेकिंग दैट इमीडिएटली आफ्टर आई फिनिश दिस बैच। ओके, चलो। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सिलेबस है। वैसे तो मेन लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि इसकी वेटेज क्या है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स आपको पहले पढ़ने चाहिए, रिविजन किस सीक्वेंस में होनी चाहिए, कौन से चैप्टर्स है जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये सारा कुछ हम हमारे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज एक झलक दे देती हूँ आपको कि जो लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं, जो आप अटेंड करने वाले हो, वो कैसे होंगे, एक फील मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो। तो आज हम शुरू करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से, विच इज अ प्रिलिमिनरी चैप्टर। क्यों हम इससे स्टार्ट करें, ये इतना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन ये चैप्टर हम छोड़ देते हैं और इंस्टीट्यूट नए क्वेश्चंस बनाने के चक्कर में से इसी में से एक क्वेश्चन पूछ लेता है। तो शुरू करेंगे प्रिलिमिनरी चैप्टर से, इसको एक लाइक वार्म अप मानेंगे और फिर वी विल प्रोसीड टू द मोर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। मैं सीक्वेंस यही फॉलो करूंगी जैसे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में और जैसे मेरे कॉन्सेप्ट बुक में। मैं ऊपर नीचे नहीं करूंगी। मैं आपको ये जरूर बता दूंगी कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, किसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, किसमें से एमसीक्यू ज्यादा आता है या केस बेस्ड ज्यादा आता है, वो सब बताऊंगी आपको। लेक्चर में सब डिस्कस किया जाएगा, लेकिन सीक्वेंस में यही फॉलो करूंगी। क्योंकि क्या होता है ना, फिर अगर ऊपर नीचे चले जाओ ना तो फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हम अपना सीक्वेंस ये टेक्स्ट बुक वाला फॉलो करेगी, आपने जो ऊपर नीचे करा दिया वो करे। तो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए जैसा सीक्वेंस दिया हम वैसे ही फॉलो करेंगे। आपके स्टडी मटेरियल में भी तो ऐसे ही दिया हुआ है ना। अब ये पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड बैच रहने वाला है। तो मैं आपको हर एक जगह पे बताऊंगी ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता, ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है। ठीक है, चलो। तो क्या ये नीड फॉर दिस एक्ट प्रियम्बल इन सब पे क्वेश्चन आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना हमारे पास कि ये प्रियम्बल क्या होता है, लॉन्ग टाइटल। हम लॉ के स्टूडेंट्स हैं, तो जब हम लॉ पढ़ रहे हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि लॉन्ग टाइटल और शॉर्ट टाइटल में फर्क क्या होता है। तो थ्योरी क्यों देखनी है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ। अगर आप बेयर एक्ट ओपन करोगे तो आपको मिलेगा कुछ ऐसा। तो द कंपनीज एक्ट 2013, ये डेट है जिसपे प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दिया था, 29 अगस्त 2013, एंड इट वाज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट ऑन 30 अगस्त 2013 एंड इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 30 अगस्त 2013। लेकिन सिर्फ सेक्शन 1 इमीडिएटली एनफोर्स किया गया था, बाकी के सेक्शंस धीरे धीरे एनफोर्स किए गए थे। अच्छा, प्रियम्बल क्या होता है, लॉन्ग टाइटल क्या होता है? लॉन्ग टाइटल जो होता है ना, वो बेसिकली डिस्क्राइब करता है द एंटायर एनैक्टमेंट। तो फर्क बता देती हूँ आपको कि प्रियम्बल, लॉन्ग टाइटल और शॉर्ट टाइटल में फर्क क्या होता है। ये जो मैंने लिया है ये mca.gov, ये इसका सोर्स है। तो आपको भी कभी अगर बेयर एक्ट देखनी होगी तो यहां से आप देख सकते हो। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ
प्रियम्बल बहुत इजी है याद रखना। प्रियम्बल इज नथिंग बट द एसओपी। एसओपी क्या होता है? द स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द एक्ट। ठीक है, प्रियम्बल क्या होता है? स्कोप बताता है कि ये जो एक्ट है ये किनको अप्लाई करता है। जैसे हम प्रियम्बल पढ़ेंगे, दिस एक्ट हैज बीन मेड टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। तो इसका स्कोप क्या होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ कंपनीज को ही अप्लाई करेगा और किसी को भी नहीं अप्लाई करेगा। तो ये बता देता है कि ना मैं पार्टनरशिप को अप्लाई होऊंगा, ना मैं ये प्रोप्राइटरी को अप्लाई होऊंगा। ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ कंपनीज को ही अप्लाई करती है। तो दैट इज द स्कोप ऑफ द एक्ट। ऑब्जेक्ट एंड पर्पस क्या है इस एक्ट का, वो भी यहीं पर दिया हुआ है प्रियम्बल में। ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द एक्ट, ये एक्ट क्यों बनी गई है? ये एक्ट बनी गई है टू कंसोलिडेट एंड टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। तो ये इसका पर्पस है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो प्रियम्बल क्या बताता है? प्रियम्बल बताता है द स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द एक्ट। मैम फिर ये लॉन्ग टाइटल क्या होता है? देखो लॉन्ग टाइटल जो होता है ना, इट बेसिकली डिस्क्राइब्स द एनएक्ट, थोड़ा डिटेल में बताता है हमें। It describes the enactment। और फिर शॉर्ट टाइटल का क्या पर्पस है? वो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए रहता है। इट मियरली आइडेंटिफाइज दैट, वो बेसिकली कन्वीनियंस के लिए ही है। ठीक है, जैसे ये एक्ट को हम कंपनीज एक्ट बोलेंगे, हम बार बार ये नहीं बोलेंगे दिस एक्ट इज मेड टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज, हम ये नहीं बोलेंगे, हम उसको सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए बोल देंगे कि इसको हम कंपनीज एक्ट बोलते हैं। तो शॉर्ट टाइटल जो होता है ना, ये बेसिकली आइडेंटिफाइज द एनैक्टमेंट। ये एक्चुअली हमारे काम में आएगा जब हम जनरल क्लॉजेज इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे ना, तो वहां पर ये सारे जो टर्म्स मैं आपको बता रही हूँ नहीं, वहां पे काम में आएंगे। इट बेसिकली आइडेंटिफाइज द एनैक्टमेंट एंड इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर कन्वीनियंस। ठीक है, तो ये है हमारा प्रियम्बल, लॉन्ग टाइटल और शॉर्ट टाइटल। अगर आप एक्ट देखोगे तो इस पर्टिकुलर एक्ट में प्रियम्बल और लॉन्ग टाइटल सेम है। वैसे तो अलग भी होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर एक्ट में, कंपनीज एक्ट में, प्रियम्बल और लॉन्ग टाइटल सेम ही है। अच्छा, शॉर्ट टाइटल क्या है? देखो यहां पर लिखा हुआ है दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये शॉर्ट टाइटल हुआ। हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो इमीडिएटली एनफोर्स हो गया था। तो ये जो सेक्शन 1 है ना, ये बात करता है शॉर्ट टाइटल की, एक्सटेंट की, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन की। शॉर्ट टाइटल सिर्फ आइडेंटिफाई कर देता है कि इस एक्ट को आप कंपनीज एक्ट बोल सकते हो। एक्सटेंट जो है, दिस अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया। कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, जैसे दिस एक्ट केम इनटू फोर्स at once and the remaining provisions shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette decide। तो ये बोलते हैं कि कब कमेंस होगी और किसको अप्लाई होगी, दिस एक्ट शैल अप्लाई टू। तो यहां पर अगर आपने देखा ना, तो 4 पार्ट्स यहां पर भी आपको मिलेंगे। जैसे शॉर्ट टाइटल हो गया, ये एक्सटेंट हो गया, कमेंसमेंट और एप्लीकेशन। ठीक है, तो इस सेक्शन को अब हम अपने नोट्स में से पढ़ लेते हैं। तो preamble, yes, this is an act to consolidate and to amend the law relating to companies। तो ये 3 हो गए मेरे कीवर्ड्स। एनैक्टमेंट जो है वो प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिला ऑन 29th अगस्त, बट इट वाज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट ऑन 30th of August। डिफरेंट डेट्स हैव बीन अपॉइंटेड फॉर एनफोर्समेंट ऑफ डिफरेंट सेक्शंस। ये हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है। अरेंजमेंट ऑफ सेक्शन, जैसे 29 चैप्टर्स है, 470 सेक्शंस है, एटलीस्ट 1 सेट ऑफ रूल्स है, 7 स्केड्यूल्स है। आज तक तो कभी पूछा नहीं है उन्होंने एग्जाम में। डेफिनेशन ऑफ कंपनी, ये फाउंडेशन लेवल पे इंपॉर्टेंट होता है। सीए इंटर लेवल पे मुझे नहीं लगता है कि आपको डेफिनेशन लिखने, वो भी कंपनी की डेफिनेशन लिखने का कोई क्वेश्चन आएगा। आप अपनी मर्जी से अगर लिख दो तो वो अलग बात है। तो कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द एक्ट। जैसे कंपनी मीन्स द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, तो इसको कीवर्ड्स के साथ हाईलाइट कर देते हैं। कंपनी मीन्स विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। ओके, दिस एक्ट मतलब कौन सी एक्ट की बात कर रहे हैं वो? 2013 एक्ट। ठीक है, दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो आप भले ही पहले कोई 1956 एक्ट में कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, कोई 1913 में हुई थी, कोई 1882 में हुई थी, एंड सो ऑन। देखो, जब भी
एक्ट में कंपनी वर्ड यूज किया जाएगा, आपको भी ये प्रोविजंस अप्लाई करेंगे। आप ये नहीं बोल सकते नहीं मैं तो पहले की इनकॉर्पोरेटेड हूं, मैं तो 1956 एक्ट जब एप्लीकेबल था ना तभी मेरी इनकॉर्पोरेशन हुई थी, तो मुझे तो वही एक्ट अप्लाई करना चाहिए। नहीं, अगर आप पहले भी ये एक्ट आने से पहले भी इनकॉर्पोरेट हुए हो तो भी आपको कंपनीज एक्ट अप्लाई करेगा। तो अब से सारी कंपनीज जो इस 2013 एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई हैं या पहले इनकॉर्पोरेट हुई हैं, उनको कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई करेगा। जैसे रिलायंस है, वो 1970s में इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो वो ये नहीं बोल सकते नहीं मेरे टाइम पे तो 1956 एक्ट था तो मुझे तो वो अप्लाई करेगा। सॉरी, कंपनी वर्ड बहुत क्लियर है कि जहां पर भी एक्ट में अभी कंपनी वर्ड यूज किया जाएगा उसमें सारी कंपनीज आ जाएंगी, वेदर इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। फीचर्स ऑफ कंपनी क्या है ये आपको ऑलरेडी पता है, दैट इट इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, फॉर्म करना पड़ता है, बिकॉज इट डज नॉट टेक बर्थ लाइक अ नेचुरल पर्सन। ओके, इट हैज टू बी फॉर्म्ड बाय द operation of law. It doesn't take birth like a natural person. It has to be incorporated. It is an artificial person. Okay, ये artificial है because it doesn't take birth, लेकिन person तो है, it is capable of contracting just like you and me. It is created by law. Yes, it has to be formed by the operation of law. इसके features में आ जाएंगे separate legal entity, perpetual succession and common seal. तो यहाँ पर मेरे keywords क्या है कि ये एक incorporated association है। अगर आपने एग्जाम के एक दिन पहले सिर्फ ये हाईलाइट्स भी मेरे पढ़ लिए ना तो भी आपका पूरा चैप्टर फटाफट रिवाइज हो जाएगा, आपको पूरे सेंटेंसेस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ये एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ है, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। इन सब पे तो बिल्कुल भी क्वेश्चन आने का चांस नहीं है। तो शॉर्ट टाइटल हमने पढ़ लिया, ये कंपनीज एक्ट है, इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया। सेक्शन 1 इमीडिएटली आ गया था एंड बाकी के जो सेक्शंस है दे केम इनटू फोर्स ऑन द डेट नोटिफाइड। अब ये जो एप्लीकेबिलिटी है ना, ऑल्दो इस पे कभी क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन अगर उनको उनकी मर्जी हुई तो वो पूछ सकते हैं कि ये एप्लीकेबिलिटी के बारे में कुछ लिखो, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो इसको लर्न करने के लिए मेरे पास एक हैंड रिटन नोट है। अगर आपने ये नोट ही कर लिया ना तो फिर आपका पूरा कॉन्सेप्ट उसी में कवर हो जाएगा। तो द एक्ट इज कॉल्ड कंपनीज एक्ट, यहाँ पे मैंने हाइलाइट्स भी दिए हुए हैं आपको। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। कमेंसमेंट जो है सेक्शन 1 केम इनटू फोर्स इमीडिएटली। रिमेनिंग सेक्शन जो है वो डिफरेंट डेट्स पे आए थे एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट। तो सेंटेंसेस को मैंने और भी शॉर्ट कर दिया है इसमें, ये मेरे ही लिखे हुए नोट्स है, सिर्फ मैंने इसको थोड़ा सा डिजिटाइज कर दिया है, इसको प्रॉपर एक प्रिंट फॉर्म में लाया है ये हैंड रिटन नोट्स ही। अच्छा, ये किसको अप्लाई करता है? तो इट अप्लाइज टू डाइवर्स रेंज ऑफ एंटिटीज इवन इफ अ कंपनी इज गवर्न्ड बाय अ स्पेशल एक्ट, द कंपनीज एक्ट विल स्टिल अप्लाई अनलेस इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट स्पेशल एक्ट। अब इसका क्या मीनिंग है? मैंने एक्चुअली जो पूरा वो नोट है ना एक्सेप्ट वेयर वाला, क्योंकि आप अगर मेरी टेक्स्ट बुक देखोगे तो यहाँ पर एक्सेप्ट वेयर को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ये देखो, और ये आपके स्टडी मटेरियल में भी उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैंने उसका एक ब्रीफ नोट यहाँ पर लिख दिया। इसका क्या मतलब है? देखो, वैसे तो ये एक्ट जो कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है उसको तो अप्लाई करता ही है। इफ यू हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, उसको तो अप्लाई करेगा ही। लेकिन ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक कंपनीज को भी अप्लाई करता है जो किसी स्पेशल एक्ट में इनकॉर्पोरेट किए गए थे। जैसे LIC है तो वो एक कंपनी, लेकिन वो कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट नहीं की गई थी, उसकी अपनी एक्ट। जैसे RBI है, इट इज गवर्न्ड बाय द RBI एक्ट 1934। तो LIC, RBI, SBI, NHAI, ये ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई थी, लेकिन उन्हें भी कंपनीज एक्ट अप्लाई करेगा। दे आर एक्चुअली गवर्न्ड बाय देयर स्पेशल एक्ट्स। अगर उनका स्पेशल एक्ट कुछ और बोलता है, कंपनीज एक्ट तो कुछ और ही बोलता है, तो मैम क्या अप्लाई करेगा? देयर स्पेशल एक्ट विल अप्लाई। अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन है तो उन्हीं का स्पेशल एक्ट अप्लाई करेगा। तो फिर मैम उनको कंपनीज एक्ट आपने अप्लाई ही क्यों किया है? अगर उनके एक्ट में कुछ भी नहीं लिखा है तो कंपनीज एक्ट अप्लाई करेगा। तो जब तक स्पेशल एक्ट और कंपनीज एक्ट साथ में चल रहा है, वेरी गुड, तो फिर तो दोनों ही अप्लाई हो रहे हैं क्योंकि दोनों ही सेम है। अच्छा, इनके स्पेशल एक्ट में कुछ भी नहीं लिखा तो मैम कंपनीज एक्ट में जो लिखा है वो लोग वो फॉलो करेंगे। अच्छा, कंपनीज एक्ट कुछ बोलता है, इनका एक्ट कुछ और ही बोलता है, तो फिर इनका जो स्पेशल एक्ट है वो अप्लाई करेगा। सो इन केस ऑफ एनी इनकंसिस्टेंसी या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, देन द स्पेसिफिक एक्ट विल प्रिवेल, द स्पेसिफिक एक्ट विल प्रिवेल ओवर द
कंपनीज एक्ट। तो वो जो बड़ा सा नोट था उसको मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया। अच्छा, ये जो एक्ट है ये किनको अप्लाई करेगा? Companies which are incorporated under this act, okay, under this act or under any previous company law। तो आप इस एक्ट में या कोई प्रीवियस एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड हो तो आपको ये एक्ट अप्लाई करेगा। लेकिन ये ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज को भी अप्लाई करेगा except where the provisions are inconsistent with the Insurance Act 1938 or the IRDA Act 1999। तो जब तक कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है ये एक्ट अप्लाई करेगा, एक्सेप्ट जब कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो फिर उन्हीं का स्पेशल एक्ट अप्लाई करेगा। बैंकिंग कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, इन सबको कंपनीज एक्ट अप्लाई करेगा। कुछ ऐसे स्पेशल एक्ट कंपनीज जैसे एसबीआई, एलआईसी, आरबीआई, इन्हें भी कंपनीज एक्ट अप्लाई करेगा। नोटिफाइड बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, एफसीआई, एनएचएआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, इन्हें भी कंपनीज एक्ट अप्लाई करेगा। ठीक है, तो हमें लर्न क्या करना है? कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस लॉ, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, स्पेशल एक्ट कंपनीज एंड द नोटिफाइड बॉडी कॉर्पोरेट्स। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? एक लेमैन की लैंग्वेज में बोलूं तो एनी एसोसिएशन हैविंग सेपरेट लीगल स्टेटस। ठीक है, तो आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं कि कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आ जाते हैं हमारे जो मेन पार्ट है जो एक्चुअली में एग्जाम में आ सकता है, डेफिनेशंस। लेकिन सारी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। मैं बताऊंगी आपको कौन सी डेफिनेशन आपको लर्न करनी ही करनी है, जिस पे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, चलो फटाफट कर लेते हैं। ये जो डेफिनेशंस है ये इंटरनल एड्स टू कंस्ट्रक्शन है। ये हमने क्लास में भी पहले पढ़ा हुआ था कि इंटरप्रिटेशन जो होती है वो एज इट इज पढ़ के समझने वाली बात होती है। जो कंस्ट्रक्शन होती है ना वो थोड़ा बियॉन्ड चली जाती है कि भाई अभी जो लिखा है वो कुछ सेंस नहीं बना रहा है, तो फिर फैक्ट, सर्कमस्टांसेस, लॉजिक अगर आप लगा दोगे देन दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्शन। सो दीज आर इंटरनल एड्स। इंटरनल क्योंकि ये एक्ट में ही दिए हुए हैं। ठीक है, इंटरनल क्योंकि ये एक्ट में ही दिए हुए हैं। एड मतलब क्योंकि ये हमको हेल्प कर रहे हैं ना, क्या एक्ट को समझने के लिए हमारी मदद कर रही है। डेफिनेशंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द टर्म्स व्हिच आर यूज्ड इन द एक्ट। इन्हें क्लॉजेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर डेफिनेशन अलग है। सबसेक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द मेन सेक्शन। क्लॉज तो तब आता है ना जब सब कुछ उसी सेक्शन में लेकिन अलग अलग पॉइंट्स की बात हो रही है, अलग अलग बात हो रही है। तो हर डेफिनेशन अलग है ना, एक डेफिनेशन दूसरे पे तो डिपेंडेंट है नहीं, तो इसीलिए क्लॉज वर्ड का यूज किया जाता है। तो इंटरनल इसीलिए क्योंकि ये डेफिनेशंस एक्ट में ही दी हुई हैं। एड मतलब ये हमें हेल्प करती है। किस चीज में हेल्प करती है? टू अंडरस्टैंड द वेरियस वर्ड्स और टर्म्स यूज्ड इन द एक्ट। सबसे पहली डेफिनेशन है अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस की। क्या हमें ये लर्न करनी है? यस, ये हम आगे भी जाके बहुत डिटेल में प्रोस्पेक्टस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। लेकिन अगर आपको मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो इतना बड़ा प्रोस्पेक्टस पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं होता है। तो फिर अगर हम एक मिनी वर्जन, एक समरी वर्जन बना ले कि भाई जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ना वो सारा कुछ हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो तुम्हारी डिसीजन मेकिंग में जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। दैट मिनी और समरी वर्जन इज नोन एज एन अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। अब इसके कीवर्ड्स क्या है जो आपके डेफिनेशन में आने ही चाहिए, जिसके मार्क्स मिलते हैं? दिस इज अ मेमोरेंडम। मेमोरेंडम मतलब ये कोई फाइनल नहीं, ये बड़ा ही कच्चा पक्का सा प्रोस्पेक्टस है। फाइनल प्रोस्पेक्टस तो पूरा सारा डिटेल में रहता है ना, ये वही इंफॉर्मेशन देगा जो आपके काम के लिए, इन्वेस्टर के काम के लिए है। इट्स अ मेमोरेंडम कंटेनिंग सच सैलिएंट फीचर्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, मतलब ये कुछ ऐसा प्रोस्पेक्टस है जिसमें वो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अच्छा मैम, तो फिर तो कंपनी अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकती है? नहीं, क्योंकि अगर हमने कंपनी पे छोड़ दिया ना कि तू देख ले इन्वेस्टर को क्या इंफॉर्मेशन देनी है, तो वो तो वही इंफॉर्मेशन देगा जो उसके फेवर में है। तो हम बोलते हैं देख वो फीचर इंक्लूड करना। अभी इसको कैसे लिंक करेंगे देखो, वो फीचर्स इंक्लूड करना विच आर स्पेसिफाइड बाय सेबी। तो सेबी घुस गया यहाँ पे। सेबी ने बोला अरे अगर कंपनी के ऊपर छोड़ देंगे ना हम, SEBI, बस उतना ही करना है। अगर हम कंपनी पे छोड़ देंगे ना
तो वो तो बस उतना ही इंक्लूड करेगी जो उसके फायदे के लिए है। तो वो फीचर्स इंक्लूड करो जो सेबी ने बताए हैं। अब इससे क्या होगा, इससे हर कंपनी का ब्रिज प्रोस्पेक्टस आप देखोगे तो वो वही इंफॉर्मेशन देगा, बिकॉज हमने बोला नहीं ये 4 हेडिंग्स तो हमें चाहिए, इसमें तुम इंफॉर्मेशन दे दो, ये 4 चीजों के बारे में तो तुम्हें बात करनी है, तो कंपैरिजन पॉसिबल हो जाता है, एक स्टैंडर्डाइज्ड हमें फॉर्मेट मिल जाता है। और कंपनी सिर्फ वही इंफॉर्मेशन नहीं प्रिंट कर दी जो उसके फायदे के लिए, कंपनी इज फोर्स की नहीं, ये सेबी ने बोला है तो हमें इस इंफॉर्मेशन के बारे में तो लिखना ही पड़ेगा। तो इसमें तीन तीन चीजें हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये एक मेमोरेंडम है जिसमें ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो सेबी ने बताए हैं विच हेल्प द इन्वेस्टर टू डिसाइड वेदर नॉट ही वांट्स टू परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो ये हमें डेफिनेशन लर्न करनी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस पे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन अगर मैं आपको सिंप्लीफाई कर दूं कि अगर आ भी गया तो क्या करेंगे। देखो, व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? एक स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड मतलब सबको सेम। जैसे अगर एक कंपनी है वो अलग अलग तरीके से अपने अकाउंट्स बना रही है, हर साल का अकाउंट्स अपनी मर्जी से बना रही है, तो कंपैरिजन कैसे होगा? एक कंपनी और दूसरी कंपनी के अगर मुझे अकाउंट्स कंपेयर करने हैं, फाइनेंशियल्स कंपेयर करने, नॉट अकाउंट्स बट फाइनेंशियल्स कंपेयर करने हैं, तो फिर मैं कैसे कंपेयर कर पाऊंगी ना, क्योंकि ये लोग कुछ अलग ही तरीके से अकाउंटिंग कर रहे हैं, वो कुछ अलग ही तरीके से अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो लॉ बोलता है एक स्टैंडर्ड बनाओ, हर कंपनी इसी तरीके से अकाउंटिंग करेगी, हर ऑडिटर इसी तरीके से ऑडिट करेगा। तो क्या होगा, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर आ जाएगा, कंपैरिजन पॉसिबल होगा। हर साल आप बस इसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर अकाउंटिंग कर रहे हो तो फिर हम आपके प्रीवियस ईयर और करंट ईयर को कंपेयर भी कर सकते हैं। तो इस वजह से स्टैंडर्ड्स आर रिकॉर्ड। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम कंपनी पे छोड़ देंगे ना, वो अपनी मर्जी से अकाउंटिंग करेगी, अपनी मर्जी से चलेगी, हम बोलते हैं कि नहीं, इस ये तो प्रोसीजर आपको फॉलो करना ही करना है, तो वी विल एंश्योर दैट दे रिकॉर्ड एवरीथिंग प्रॉपर्ली, सारे मटेरियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए गए हैं, इट शोज ट्रू एंड फेयर व्यू। तो ये सब एंश्योर करने के लिए हमने स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं। अब ICAI जो है ना, ये सिर्फ रेकमेंड करता है these standards to NFRA, ठीक है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो NFRA इन स्टैंडर्ड्स को फिर देखता है, अच्छा ये रिकमेंडेशन आई है, ये तो अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा है, वो उन्हें एग्जामिन करते हैं, प्लस आगे रेकमेंड कर देते हैं टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट फिर आगे इन स्टैंडर्ड्स को प्रिस्क्राइब कर देता है इन कंसल्टेशन विद NFRA। बस इतना भी करके जाओगे तो बहुत है, ठीक है। तो ICAI स्टैंडर्ड्स को रेकमेंड करेगा टू NFRA, NFRA उनको एग्जामिन करके आगे रेकमेंड करेंगे टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट विल देन प्रिस्क्राइब दी स्टैंडर्ड्स इन कंसल्टेशन विद NFRA, ठीक है। तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अच्छा, अब आ जाते हैं क्लॉज 3 की तरफ, जो डिफाइन करता है ऑल्टर या ऑल्ट्रेशन। अरे इतनी छोटी सी डेफिनेशन है, लेकिन इंस्टीट्यूट का तो कोई भरोसा नहीं है, छोटी हो या बड़ी हो, हमें तो सब कुछ कवर करना है, कुछ भी आ जाएगा एग्जाम में। अब मुझे अगर ये चीज को ऑल्टर करना है, ऑल्ट्रेशन मतलब क्या, या तो मुझे इसको लूज करना है या टाइट करना है, तो इसमें या तो मुझे कुछ ऐड करना है या इसमें से कुछ निकालना है, या फिर मुझे कुछ कुछ चेंज करना है इसमें, यस और नो। तो उसी तरीके से ऑल्ट्रेशन वर्ड को ध्यान में रखो। हम मेमोरेंडम या आर्टिकल्स ऑल्टर कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो आप अगर उस चीज में कुछ ऐड कर रहे हो, ठीक है, अब ऐड कर दिया, या उस डॉक्यूमेंट में से मैंने कुछ निकाल दिया मतलब ओमिट कर दिया, या फिर मैंने कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट मतलब कुछ चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो मैंने कुछ ऐड कर दिया, कुछ लेस कर दिया, कुछ रिप्लेस कर दिया, तो उसे बोलते हैं ऑल्ट्रेशन। इजी तरीके से याद रखने के लिए एक निमोनिक है AOS, एडिशन, ओमिशन, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। S इज नॉट सब्ट्रैक्शन है यहाँ पे, वो ओमिशन ऑलरेडी आ चुका है, सब्ट्रैक्शन नहीं है यहाँ पे। इट इज एडिशन, ओमिशन, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एपिलेट ट्रिब्यूनल नहीं है आपको। फिर क्लॉज 5 डिफाइन कर देता है आर्टिकल्स को। अगेन मुझे नहीं लगता कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, सिर्फ मीनिंग हम समझ लेंगे कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में
क्या फर्क होता है? देखो, मेमोरेंडम जो है ना, वो कंपनी क्या काम कर सकती है वो बताता है। मतलब व्हाट इज द स्कोप ऑफ पावर, ये व्हाट वाले क्वेश्चन को आंसर करता है। व्हाट इज द स्कोप ऑफ पावर, जैसे मेरी ये गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो गारमेंट ही मैन्युफैक्चर कर सकती है, वो टायर मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती है। तो ये जो स्कोप है ये मेमोरेंडम में लिखी है। आर्टिकल्स बताता है कि वो काम कैसे करना है, मतलब ये हाउ वाले क्वेश्चन को आंसर करना है। तो व्हाट आर द रूल्स, रेगुलेशंस, क्या उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस आपने डाली हैं, या फिर उसमें कोई देयर इज सम प्रोसीजर दैट नीड्स टू बी फॉलोड, यस, क्या कोई प्रोसीजर है जो हमें फॉलो करना है। सो बेसिकली रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स, वो सब लिखा, रिस्ट्रिक्शंस लिखे होते हैं आर्टिकल्स में। तो मेमोरेंडम बताता है कि कंपनी क्या काम कर सकती है और वो कैसे करना है, दैट इज रिटन इन द आर्टिकल्स। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। आर्टिकल्स मींस आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी व्हिच इज ओरिजिनली फ्रेम्ड। ओरिजिनली फ्रेम्ड मतलब वो आर्टिकल्स जो आपने इनकॉर्पोरेशन के समय पे फ्रेम किए थे, तो वो आर्टिकल्स की डेफिनेशन में आ जाएगा। मतलब कि ये पहले वाले थे ना, ये तो लेना ही है, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनी आर्टिकल्स विच इज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब कि ऑल्टर्ड आर्टिकल्स को भी हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो जो ओरिजिनल है वो तो ठीक है, अगर कुछ चेंजेस किए हैं तो वो चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे। अप्लाइड इन परसेंट ऑफ आइदर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस एक्ट, ठीक है। तो आर्टिकल्स की डेफिनेशन, अगेन दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, ओके। अब आ जाते हैं टू वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज एसोसिएट कंपनी। फाउंडेशन का अटेम्प्ट हो या इंटर का अटेम्प्ट हो, एसोसिएट कंपनी पे मतलब मैंने तो देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आ भी सकते हैं, ठीक है। अब इस पे ना एक मैंने नोट बनाया है कि सेक्शन 2 क्लॉज 6 एसोसिएट कंपनी को अगर मुझे एग्जाम के पहले फटाफट अगर रिवाइज करना है तो मुझे क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। डेफिनेशन तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। कोई भी एसोसिएट क्वेश्चन पे क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, थ्योरी क्वेश्चन आया या फिर आपको केस बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो आपको डेफिनेशन तो लिखनी ही पड़ेगी। तो डेफिनेशन आपको लर्न करनी ही करनी है। अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 6, associate company is defined as a company in which that other company, मैं पूरा आपको एग्जांपल, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है इसीलिए हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। it is a company in which another company has significant, मैं हर चीज को एक्सप्लेन करूंगी, हर चीज का एग्जांपल दूंगी, पहले सिर्फ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। It is defined as a company in which that other company has significant influence, but it is not a subsidiary of that company. It includes a joint venture company, ठीक है। It specifically includes joint venture company। अब मैंने ये क्यों लिखा है ना, क्योंकि कई बार ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें लगता है कि ये जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वाले लिमिट्स हम पढ़ने वाले हैं ना, ये जॉइंट वेंचर को भी अप्लाई करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डेफिनेशन बहुत ही क्लियर है दैट it is a company in which another company has significant influence, but it is not a subsidiary. It includes a joint venture company, ठीक है। अब what is the key criteria for significant influence? सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट आया ही क्यों है, जब हमारे पास होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन था तो ये एक नया रिलेशन क्रिएट करने की जरूरत ही क्या है। अब होल्डिंग सब्सिडरी का आपका रिलेशन कब क्रिएट होगा बताओ। एक कंपनी जब दूसरी कंपनी में मोर देन 50%, मतलब 51% से ज्यादा अगर वोटिंग पावर होल्ड करती है तो ये वाली कंपनी उसकी सब्सिडरी हो गई, यस और नो। अब मान लो कि मेरी एक कंपनी है ए एंड इसको ना पी ले लेते हैं। पी ओन्स 30% ऑफ वोटिंग, it has control over 30% of the voting power of A, ठीक है। तो वो इतने शेयर्स होल्ड करती है कि उसको 30% वोटिंग पावर मिल गई है। आपको नहीं लगता कि ये भी काफी सिग्निफिकेंट होता है? हाँ, मैं मानती हूँ कि ये 50% तो नहीं है, अब ए सब्सिडरी तो नहीं है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट तो है ना। इनके बीच के ट्रांजैक्शंस को हमें एनालाइज तो करना चाहिए कि नहीं। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के लिए, इंडिपेंडेंस ऑफ डायरेक्टर ऑडिटर के लिए, कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स के लिए हमने एक नया रिलेशन क्रिएट कर दिया ऑफ
एसोसिएट कंपनी। तो हम बोलते हैं कि हाँ, ये सब्सिडरी तो है नहीं, लेकिन ये इतना सिग्निफिकेंट कंट्रोल रखती है कि ये इसके डायरेक्टर्स को या ऑडिटर्स को इन्फ्लुएंस तो कर ही सकती है ना, इतना इन्फ्लुएंस तो है ना, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो है ना। अच्छा, तो फिर एक काम करते हैं, इनके भी अकाउंट्स कंसोलिडेट करवा देते हैं। तो ठीक है, सो फॉर कंसोलिडेशन और फॉर आइडेंटिफाइंग द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, या फिर टू असर्टेन द इंडिपेंडेंस ऑफ द डायरेक्टर्स या फिर ऑडिटर्स, हमने एक नया रिलेशन बना लिया ऑफ एन एसोसिएट कंपनी। ठीक है, तो ये था लॉजिक ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द एसोसिएट कंपनी। अब इसमें क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा एक राइटिंग प्रैक्टिस बैच भी है, तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे तो उसके लिए हमें कौन से कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने हैं। एक आ जाता है आपको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस पे। अ कंपनी इज डीम्ड टू हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इफ इट मीट्स आइदर ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो मेरा आप पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कब होगा, जब मैं होल्ड करती हूं एटलीस्ट, सॉरी कंट्रोल करती हूं एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। एग्जैक्ट 20% होगा ना तो भी आप एसोसिएट कंपनी हो। मैम आपने ऐसे क्यों बोला एग्जैक्ट 20? थोड़ी देर में बताऊंगी आपको। अच्छा, तो दो कंडीशन है, ठीक है, इफ इट मीट्स आइदर ऑफ द टू कंडीशंस, ओके। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के लिए मुझे दो चीजें ध्यान में रखनी है। आप देखो कैसे हमने डेफिनेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में, लॉजिकल पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। अभी आपको पता चला, अच्छा सिग्निफिकेंट दो तरीकों से होती है। मेरे दिमाग में तो हमेशा 20% ऑफ द वोटिंग पावर ही आता था। नहीं, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस दो तरीकों से हो सकती है। एक है if I control at least 20% of the total voting power। ठीक है, तो अगर मैं आपके कंपनी की 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर कंट्रोल कर लेती हूं तो फिर मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। हाँ, इट विल बी लेस देन 50% ऑफ कोर्स, क्योंकि आप सब्सिडी तो होनी, वो तो डेफिनेशन में पहले ही उसने बोल दिया इट्स नॉट अ सब्सिडी। तो मतलब 20 to 50% की रेंज यहां पर आएगी। ठीक है, सो 20% से लेके 50%, लेकिन यहां पर हम वो नहीं लिखेंगे बिकॉज द वर्डिंग्स आर सच दैट इट ओन्स एटलीस्ट 20%। ठीक है, इट्स नॉट अ सब्सिडी, वो पहले हमने क्लैरिफाई कर दिया था कि मतलब वो 50% से तो कम ही होगा। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस दो तरीकों से हो सकता है। एक है इफ इट कंट्रोल्स एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। दूसरा तरीका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का हो सकता है कंट्रोल ऑफ और पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस डिसीजंस अंडर अ फॉर्मल एग्रीमेंट, कि मैं आपके बिजनेस डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर सकती हूं या फिर उनको कंट्रोल भी आपके डिसीजन को मैं कंट्रोल कर सकती हूं। तो इनडायरेक्टली तो मैं कंट्रोल कर ही रही हूं ना कंपनी को। अगर मैं बोर्ड को कंट्रोल कर रही हूँ तो मैं कंपनी को ही कंट्रोल कर रही हूँ। तो मैं आपके बिजनेस डिसीजंस में कंट्रोल या पार्टिसिपेट भी कर सकती हूँ। तो मैं आपकी एसोसिएट हूं, तो आप मेरे एसोसिएट हुए ना। तो दो तरीकों से ये रिलेशन एस्टैब्लिश किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं बिजनेस डिसीजंस को भी हाईलाइट कर देती हूँ। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की ये दो चीजें हो गई। अब लास्ट में अगर आपने देखा होगा तो लिखा है दैट इट इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी। मैं चाहती हूं कि इसको हम थोड़ा सा अलग ही लें। पहले ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वाला जो पार्ट है ना उसको और अच्छे से पढ़ ले फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहां पर मैंने, ये तो जॉइंट वेंचर वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, एक पेज ऐड कर देती हूँ, ये आप अपने नोटबुक में मेरे साथ साथ लिख सकते हो। ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब है कि लॉ के लिए एक नोटबुक भी बनानी पड़ेगी आपको। यस, टेक्स्ट बुक तो है ही, नोटबुक तो ऑब्वियसली लगेगी। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको ना अलग अलग वेरिएशंस दूंगी, आप मुझे बताना कि ये एसोसिएट है कि नहीं। ठीक है, अगर मेरा जो इन्फ्लुएंस है वो 19.9% का है, बताओ ये मेरी एसोसिएट हुई? नहीं नहीं मैम, ये एसोसिएट तो नहीं होगी। तो फिर ये क्या होगा, ऐसे कोई रिलेशन तो नहीं एस्टैब्लिश होगा, ये एसोसिएट कंपनी तो नहीं है। इट इज जस्ट वन कंपनीज इन्वेस्टमेंट इन द अदर कंपनी, तो ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। ठीक है, इट्स जस्ट एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ऐसे कोई रिलेशन नहीं क्रिएट होगा। इट इज जस्ट कि वन कंपनी हैज इन्वेस्टेड इन द शेयर्स ऑफ द अदर कंपनी। अच्छा, अगर एग्जैक्ट 20% निकला तो हाँ, तो फिर हुआ ये एसोसिएट कंपनी। आपको चाहिए तो आप मेरे साथ साथ भी लिख सकते हो, इट विल सेव टाइम, एनीवेज आई एम गोइंग स्लो।
अगर हम 20 to 50% होल्ड कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल ये भी है एक एसोसिएट कंपनी। मैम एग्जैक्ट 50% निकला तो एग्जैक्ट 50% भी एसोसिएट कंपनी आएगा। मैम आप इतना डिटेल में क्यों करा रहे हो? क्योंकि कैलकुलेशन आती है ना एग्जाम में, तो वो बोल देते कि इतनी होल्डिंग उतनी होल्डिंग है, इतना फिड्यूशियरी में। अभी आप बता रहे एग्जैक्ट 50% आ गया, अभी हम कंफ्यूज हो गए क्या ये एसोसिएट है कि सब्सिडरी है। तो कैलकुलेशंस आती है ना एग्जाम में। अच्छा अगर 51% निकला तो भाई ये तो सब्सिडरी हो गई। तो ये जो है ना टेबल, ये आपको काम आएगा व्हेन यू सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये जो वर्ड्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन के। एसोसिएट कंपनी में मैं आपका ध्यान देना चाहती हूं कि एसोसिएट कंपनी में they have not used the word control, they have used the word significant influence। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कभी कभार एग्जाम में इन्फ्लुएंस वर्ड दिया जाता है, कंट्रोल वर्ड दिया जाता है, तो वो हिंट्स होते हैं कि क्या रिलेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो क्वेश्चन किस डायरेक्शन में आपको लेके जा रहा है। पेपर्स इतने टफ हो गए ना स्टूडेंट्स कि ये छोटी छोटी बातों पे हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये इन्फ्लुएंस हो गई 20 to 50% वाली। तो फिर मैम ये सब्सिडरी कंपनी में आप जो वर्ड्स की बात कर रहे हो वो क्या होगा? सब्सिडरी कंपनी में आपको वर्ड मिलेगा कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल विल बी मोर देन 50%, मतलब 51 एंड अबाव की बात कर रहे हैं वो। तो जब भी आपको क्वेश्चन में इन्फ्लुएंस वर्ड दिखाई देगा तो ये हिंट है कि ये शायद एसोसिएट कंपनी की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर आपको कंट्रोल वर्ड दिखाई देगा तो ये अगेन एक हिंट है कि शायद ये सब्सिडरी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे कॉम्बिनेशंस ऑफ 20% 50% कैसा होगा, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की हमने बात की। अब आ जाते हैं डेफिनेशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, दैट इज इट इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी। अब स्टूडेंट्स ध्यान देना, डेफिनेशन क्या बोलती है देखो। इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, इट्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ठीक है। अ कंपनी इन विच that other company has significant but it is not a subsidiary of the company having influence, ठीक है। ये हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट क्या बोलता है? इट इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी। मतलब ये जो 20% वाला सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का पार्ट है ना, ये इस जॉइंट वेंचर कंपनी को अप्लाई नहीं करता। इट इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी, मतलब जॉइंट वेंचर कंपनी मेरी एसोसिएट है, उसमें मेरा 20% का वोटिंग पावर होना जरूरी नहीं है। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। मैंने आपको बताया था कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में दो चीजें हैं। अब देखो इजी हो गया ना आपको, दो चीजें हैं। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस किस तरीके से आ सकती है? वी कंट्रोल एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, और दूसरा तरीका है कंट्रोल और पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस डिसीजंस अंडर एन एग्रीमेंट। तो दो तरीकों से सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश किया जा सकता है। फिर जॉइंट वेंचर मतलब एक जॉइंट अरेंज, मैं आपको एग्जांपल दूंगी, पहले प्रोविजन पढ़ लेते हैं। तो देखो इट इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी, मतलब ये 20% वाला जो क्राइटेरिया है ये जॉइंट वेंचर कंपनी के लिए अप्लाई नहीं होता। जॉइंट वेंचर कंपनी हमारी एसोसिएट है। कैसे? द एक्सप्रेशन जॉइंट वेंचर मीन्स अ जॉइंट अरेंजमेंट, इसको पहले हाईलाइट कर लेते हैं। जॉइंट अरेंजमेंट वेयर बाय द पार्ट, इसको अलग अलग तरीके से हाईलाइट कर दो तो ना कीवर्ड्स मालूम पड़ेंगे आपको। इट इज अ जॉइंट अरेंजमेंट whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement। आप मानोगे नहीं स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको लॉ पढ़ाने जाऊं ना तो हर एक वर्ड का मैं आपको इतना अच्छा इंटरप्रिटेशन दे सकती हूँ, लेकिन हमारे पास इतना टाइम भी होना चाहिए ना। हर एक चीज पता है आपको यहाँ पर, जॉइंट अरेंजमेंट क्या होती है, कंट्रोल कैसे होता है, नेट एसेट्स कैसे होते हैं, हर एक पार्ट का इंटरप्रिटेशन है। सबसे पहले तो ये हमारा पार्ट हो गया, ये भी हो गया। अब हम आ जाते हैं पूरी तरह से जॉइंट वेंचर के ऊपर। अच्छा, तो मेरे डिस्कशन में इतना तो हमको समझ में आ गया है कि ये जो 20% ऑफ द वोटिंग पावर वाला कंट्रोल है वो जॉइंट वेंचर को अप्लाई नहीं होता। ऑल जॉइंट वेंचर्स
are associate companies, yes, but all associate companies are not joint ventures. हाँ, ये देख लेना, वो भी लिख दूं क्या? But all associate companies are not joint ventures. हाँ, लेकिन joint ventures जो होते हैं वो सारे associate companies होते ही होते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल दूंगी, पहले प्रोविजन तो समझ लो, ठीक है? डेफिनेशन हमको बोलता ही है दैट एसोसिएट कंपनी में जॉइंट वेंचर आता ही है, वो 20% वाला यहाँ पर काम नहीं आता है। चलो ठीक है, इतना तो हमको समझ में आ गया कि एग्जैक्टली वो क्या होता है। अच्छा, यहां पर उन्होंने ना डेफिनेशन में दिया है, देखो, इट्स अ जॉइंट अरेंजमेंट, ठीक है? ये जॉइंट अरेंजमेंट है जहां पर दो कंपनीज साथ में आती हैं और एक जॉइंट वेंचर बनाती हैं, ठीक है? इट्स अ जॉइंट अरेंजमेंट। मैंने बताया था ना आपको, हर एक चीज का इंटरप्रिटेशन है। एक एग्जाम्पल भी है, देखो मेरे पास, स्पीड मोटर्स करके एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं उनके, ठीक है? स्पीड मोटर्स एक ऑटोमोबाइल कंपनी है विद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, ओके? इन्होंने टेक बैटरीज लिमिटेड के साथ, जो एक ईवी टेक स्टार्टअप है, उसके साथ मिलकर एक इको ड्राइव प्राइवेट कंपनी स्टार्ट की, ठीक है? इसने 40% इसमें डाला, इसका भी इसमें 40% स्टेक है, बाकी का जो 20% है वो पब्लिक होल्ड करती है। तो अब ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो स्पीड मोटर्स है, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज लेकर आ रही है, और ये जो ईवी टेक स्टार्टअप है वो अपना जो ईवी का बैकग्राउंड है वो लेकर आ रही है। तो ये हो गए जिनके बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, और ईवी बनाने के लिए मुझे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, मेरे पास वो टेक्नोलॉजी है और इसके पास वो जगह अवेलेबल है, एक्सपर्टीज है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। तो इन दोनों ने क्या बोला, स्पीड मोटर्स बोलती है देख मैन्युफैक्चरिंग तू मेरे पे छोड़ दे, लेकिन टेक्नोलॉजी तू लेकर आ, ठीक है? तो हम ना मिलके, देखो हम साथ में, हम हैं अलग अलग, क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरिंग का जो एक्सपर्टीज है वो लेकर आऊंगा, जो मशीन्स है उसकी नॉलेज लेके आऊंगा, जगह लेके आऊंगा, और तू तेरी जो टेक्नोलॉजी है ना वो लेकर आ। तो हम दोनों मिलके एक नई कंपनी स्टार्ट करते हैं, इको ड्राइव प्राइवेट लिमिटेड। इसमें इसने 40% डाला, इसमें इसने 40% डाला, और ये 20% जो है वो पब्लिक को दे दिया। पब्लिक मतलब कि नॉट जनरल पब्लिक, ऐसा कुछ आईपीओ वगैरह नहीं किया, इज हेल्ड बाय पीपल नोन टू देम। पब्लिक मतलब उनके अलावा कोई और नहीं था। मैं अदर्स लिख देती हूँ, नहीं तो आपको लगेगा मैम प्राइवेट कंपनी है वो कैसे पब्लिक के पास जा सकती है, अदर्स लिख देते हैं, ठीक है? पब्लिक मतलब जनरल, जो भी मेरे जान पहचान वाले थे वो। अब लॉ बोलता है कि ये बन गया एक जॉइंट वेंचर। इसमें ऐसा नहीं है कि जो ये बोलेगा वही होगा, नहीं मेरा कंट्रोल है, ऐसा नहीं है, इनका जॉइंट कंट्रोल है। दोनों अपनी अपनी एक्सपर्टीज लेकर आ रहे हैं, इनका जॉइंट कंट्रोल है। तो ये भी कंट्रोल कर रहा है और ये अपनी तरफ से भी कंट्रोल, जॉइंटली कर रहे हैं ना कंट्रोल। इट्स नॉट अबाउट वन पर्सन कॉलिंग अ शॉट, इट्स अ कलेक्टिव एग्रीमेंट। ये जो है ये हो गई इनकी एसोसिएट कंपनी। तो स्पीड मोटर्स के लिए इको ड्राइव एसोसिएट है, उसी तरह टेक बैटरीज के लिए भी इको ड्राइव एसोसिएट है। अब आप समझे जॉइंट वेंचर क्या होता है, कैसे एसोसिएट, क्योंकि ना मैं आपको क्यों इतना डिटेल में पढ़ा रही हूँ, ये एग्जाम में आता है और स्टूडेंट्स अटकते हैं यहाँ पे। देखो मैं बाकी जो नहीं इंपॉर्टेंट है ना उस पर ध्यान दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं इतना डिटेल में जाके, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो तो इंपॉर्टेंट है, वो तो करना ही है अच्छी तरह से हमें, ठीक है? तो ये इनका जॉइंट कंट्रोल है। जॉइंट कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि डिसीजन लेने के लिए दोनों को पूछना पड़ेगा एक दूसरे को, एक नहीं बोलेगा अरे उसको क्या पूछना है मैं बता रहा हूं ना, नहीं नहीं, ये यूनानिमस कंसेंट लेंगे, ठीक है? दोनों एक डिसीजन लेंगे, एक 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 मीटिंग करके एक एक साथ। जैसे किसी को लेट्स से अपॉइंट करना है, ठीक है? कोई सीईओ हो गया, या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन हो गई, या कोई फाइनेंशियल पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजन है, तो वो दोनों साथ में लेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ले लिया और दूसरे को बोला देख तेरे को मानना ही पड़ेगा। तो ये हुआ जॉइंट कंट्रोल, ठीक है? तो इनका जॉइंट कंट्रोल है। यहां पर देखो मैम आप बता रहे हो ना, अब हमको समझ में आ रहा है, एक्चुअली में डेफिनेशन में ये सब लिखा हुआ है। So they have joint control over the
अरेंजमेंट। जॉइंट कंट्रोल मैंने आपको क्या बताया, बताओ। जॉइंट कंट्रोल मतलब कोई एक नहीं बोलेगा मैंने जो बोल दिया वो फाइनल, वो पत्थर की लकीर, बोल दिया एक बार, नहीं। जॉइंटली वो लोग डिसीजन लेंगे, यूनैनिमस कंसेंट होगा ये, ठीक है। अच्छा, दे हैव राइट टू द नेट एसेट्स ऑफ द अरेंजमेंट। ये भी नेट एसेट्स ऑफ द अरेंजमेंट मतलब क्या? कोई पार्टी ये नहीं बोल सकती अरे ये तो मैं लेके आई थी मशीन, अरे ये तो बिल्डिंग मैंने दी थी, ये मेरी है। नहीं, ऐसा नहीं है। यू डोंट ओन द बिल्डिंग, मशीनरी ऑफ द जॉइंट वेंचर। मतलब ये आपने जॉइंट वेंचर के लिए खरीदी थी, जैसे इसकी फैक्ट्री हमने ली थी, यहाँ पे इसमें मशीनरी डाली है, ये ऐसा नहीं है ये तेरी है ये मेरी है, ऐसा तेरा मेरा नहीं होगा यहाँ पे। दे हैव राइट टू द नेट एसेट। नेट मतलब इक्विटी, इक्विटी मतलब एसेट्स बेच दो, लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दो, जो भी बच जाएगा ना वो ये दोनों ले लेंगे, वो बैलेंस पे इनका हक है। तो एसेट्स बेच दो, लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दो, बैलेंस वो ये लोग लेके जाएंगे, ये इनके नेट एसेट्स हैं। नेट एसेट्स मतलब एसेट बेच दो, लाइबिलिटी पे ऑफ कर दो, फिर जो बच गया वो ये लोग शेयर कर लेंगे। सो यहां पर जो है ना मीनिंग, ये देखो, दे हैव राइट टू द नेट एसेट्स, ये उसका मीनिंग हुआ। और जो लास्ट पार्ट है, ये जो फिड्यूशरी रिलेशन है ना, ठीक है, ये जो फिड्यूशरी रिलेशन है, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। मैम ये क्या होता है? फिड्यूशरी मतलब रिलेशन ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है। आपको लग रहा होगा मैम ये इतना डिटेल में कराओगे आप, तो हमारी पोर्शन कैसे कंप्लीट होगी? आप तो बोलो 60 आवर्स में पूरा करा दोगे विद क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग एंड एमसीक्यू। अरे ये तो शुरुआत है, अभी तो वार्म अप हो गया ना। ये लेक्चर की स्टार्टिंग में तो कितना लंबा था, इंट्रोडक्शन भी था, कैसे करेंगे क्या करेंगे। जब लेक्चर स्टार्ट होगा ना, आपको एकदम फोकस्ड तरीके से पढ़ाऊंगी, ठीक है। यहाँ वहां की कोई बातें नहीं होती, मेरे लेक्चर में नहीं होता इधर का टाइम पास उधर की मोटिवेशन, वो लेक्चर के एंड में करेंगे। लेक्चर के बीच में पढ़ाई बस। मतलब मैं थोड़ी सी ओल्ड फैशन हूँ, मैं बोलती हूँ नहीं, पढ़ाई करने बैठे हो तो पढ़ाई करो, फिर कुछ मतलब। मेरी मम्मी ऐसी थी ना, पढ़ने बैठी हो तो सिर्फ पढ़ो, फिर इधर उधर की बातें मत सोचो, फिर एक बार पढ़ के फ्री हो जाओ, फिर जो करना है करो। तो मेरा वो वैसे ही बैठ गया, जब पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ रहे हैं, फिर इधर उधर की बातें नहीं होगी, मैं मेरी ये स्ट्रगल थी, मैंने यहाँ से आर्टिकलशिप किया, नहीं। लेक्चर के एंड में, ओके। चलो, तो रिलेशन ऑफ क्या होगा? ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो ये होती है फिड्यूशरी रिलेशन, जो है ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। अब सपोज मैंने आपको ट्रस्ट में पैसे रखने दिए, ट्रस्ट मतलब देख मैं तेरे पे भरोसा कर रही हूं, जब मेरा बेटा 21 का हो जाए ना उसको दे देना, मेरी लाइफ का तो कोई भरोसा नहीं है। तो आप मेरे ट्रस्टी हो, आप मेरे लिए होल्ड कर रहे हो, मैं मेरा कॉन्फिडेंस है आप पे। तो अगर एक कंपनी फाइड्यूशरी कैपेसिटी में कुछ होल्ड कर रही है, तो वो उसके शेयर्स तो नहीं हुए ना, तो वो शेयर यहां पर वोटिंग पावर कैलकुलेट करने में जो 20% वाले हैं उसमें इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, ठीक है। सो द शेयर्स हेल्ड बाय अ कंपनी इन अ फिड्यूशरी कैपेसिटी, तो मैं वो शेयर्स फिड्यूशरी कैपेसिटी में होल्ड कर रही हूं। लाइक से फॉर एग्जांपल यहां पर अगर ये नहीं, मैं आपको न्यू ही एग्जांपल दे देती हूँ, तो इधर कंफ्यूज नहीं करना मुझे आपको जॉइंट वेंचर वाले में। अगर कोई शेयर्स है ए लिमिटेड, ठीक है, वो लेट्स से 23% होल्ड कर रहे हैं और 5% उसने फिड्यूशरी कैपेसिटी में होल्ड किए हुए हैं, तो नेट इज द एक्चुअल होल्डिंग 18%। तो क्या ये रिलेशन एस्टैब्लिश होगा एसोसिएट का? नहीं मैम, 20% से कम है ना, नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी शेयर्स हमारे फिड्यूशरी कैपेसिटी में है ना, वो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छे से डिटेल में हमने पढ़ लिया। यहां पर मैंने आपको जो एक्सप्लेन करना था वो भी लिखा हुआ है कि जॉइंट वेंचर इज अ जॉइंट अरेंजमेंट जहां पर दे हैव अ जॉइंट कंट्रोल। जॉइंट कंट्रोल मतलब तो मैं मेरा ही सुन ऐसा नहीं है, साथ में यूनानिमस कंसेंट होगा, यूनानिमस डिसीजन मेकिंग होगी। राइट टू द नेट एसेट्स, अब हर वर्ड का मीनिंग आपको समझा ना, ठीक है। फिड्यूशरी है वो नॉट काउंटेड होगा, देखो मैंने कीवर्ड्स हाईलाइट किए हुए, ट्रस्ट ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, वो काउंट नहीं किया जाएगा। एक समरी भी बना दी है यहाँ पर कि मिनिमम थ्रेशोल्ड 20% का होना चाहिए, मैक्सिमम लेस देन 50% होना चाहिए, अदरवाइज इट बिकम्स अ सब्सिडरी। रिलेशनशिप टाइप जो है वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का होना चाहिए, कंट्रोल का नहीं होना चाहिए। इट इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर बट एक्सक्लूड सब्सिडरी एंड फाइड्यूशरी होल्डिंग। तो ये एक समरी मैंने आपके लिए बना दी, ताकि लास्ट डे ऑफ एग्जाम में अगर आपने सिर्फ ये पढ़ लिया, क्योंकि बाकी पूरा कॉन्सेप्ट डीप में पढ़ने का टाइम नहीं है, इतना भी पढ़ लिया तो सफिशिएंट है। तो इस तरीके से मैं आपको छोटे छोटे नोट्स देती रहूंगी। ये भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है अभी।
अब जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, हमारा चौथा स्टेप, एमसीक्यू फिलहाल मैं नहीं लाई हूँ क्योंकि इतना कुछ पढ़ा ही नहीं है हमने कि मैं एमसीक्यू भी सॉल्व कराऊँ। अभी एसोसिएट कंपनी तो आता है इसमें और बाकी तो कुछ आएगा ही नहीं, तो एमसीक्यू नहीं करेंगे, वो थोड़े कॉन्सेप्ट पढ़ लूँ ना उसके बाद करेंगे। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्फा इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड होल्ड्स, मेरी आदत है जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी ना तो मैं ना लिखती जाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया, जैसे अल्फा है, मेरे को आ गया अल्फा, इट होल्ड्स 23%, अरे ये तो वही एग्जांपल है जो मैंने दिया, इट ओन्स 23% इन द इक्विटी ऑफ बीटा टेक। ऑफ दिस 23% इट ओन्स 5% इन फिड्यूशरी कैपेसिटी। फिड्यूशरी मतलब एज अ ट्रस्टी, वो मैं अपने लिए नहीं खरीदे हुए ये शेयर्स, ये मैं किसी और के लिए होल्ड कर रही हूँ। है वो बीटा टेक के शेयर्स लेकिन मैंने किसी और के लिए होल्ड किए हुए हैं। अच्छा, ओके, व्हाइल द रिमेनिंग 18 इज अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये जो बीटा टेक है ना, इट इज ऑल्सो, ये क्या हो गया, बीटा टेक जो है इट इज, एक मिनट, हाँ कुछ तो गलत दब गया, हाँ, बीटा टेक जो है इट इज ऑल्सो अ पार्टनर इन बीटा गामा जॉइंट वेंचर। ठीक है, all the partners have joint control, specific right to the net assets. The management of Alpha, it is claiming that Beta Tech is not associate because the beneficial interest is only 18%, which is below 20%. Beta Tech is also arguing that Beta Gamma is not a joint venture because it is not a company in the traditional sense. It's not associate, it's just a joint venture. तो ये क्या बोल रहे हैं, अरे ये तो joint venture है ना, ये associate कहाँ पे हुआ, it's not even a company. तो हमको अभी करना है डिसाइड क्या करेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया, ये तो मैंने आपको एग्जांपल में ही बता दिया कि जो फिड्यूशरी कैपेसिटी है ना वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तो ये 18% ही है। तो क्या बीटा टेक हमारा एसोसिएट हुआ? नहीं, तो ये तो एसोसिएट नहीं है। आपको लग रहा होगा मैम ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अरे सिंपल अभी लग रहा है ना क्योंकि हर वर्ड का मीनिंग पता चला है आपको। अच्छा, तो अब ये बताओ, ये जो पार्टनर है बीटा गामा जॉइंट वेंचर में, तो क्या ये बीटा गामा जॉइंट वेंचर एसोसिएट माना जाएगा? हाँ मैम, माना जाएगा। क्यों एसोसिएट कंपनी है ये बताओ? क्योंकि देयर इज जॉइंट कंट्रोल एंड स्पेसिफिक राइट्स टू द नेट एसेट्स ऑफ द अरेंजमेंट। तो इसकी वजह से तो रिलेशन एस्टैब्लिश होता है ना, हमने पढ़ा है जॉइंट वेंचर में ये। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके जो आंसर्स है ये मैं आपको और भी डिटेल में बताऊंगी लेक्चर में। अब मुझे पता है कि आप बोलेंगे हाँ मैम आता है आता है आता है, लेकिन लेक्चर में और भी बताऊंगी कि कैसे प्रोविजंस में कितना लिखना है, कैसे लिखना है, सब बताऊंगी। अब मुझे पता है आपको जल्दी हो रही, मैम आंसर बताओ। आपने एक्सप्लेन तो कर दिया कॉन्सेप्ट इतनी अच्छी तरह से, भी आंसर चाहिए हमें। तो सबसे पहले प्रोविजंस लिखेंगे। प्रोविजंस में स्टार्ट कैसे करोगे बताओ? डेफिनेशन लिखे। मैंने आपको बताया था ना, कोई भी क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आपको एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन लिखनी है। देखो मैंने आपको इसीलिए पहले ही बोला हुआ था कि एसोसिएट कंपनी पे क्वेश्चन आया तो डेफिनेशन तो लिखनी ही लिखनी है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे हम यहाँ पे। फिर क्योंकि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की बात छिड़ी है ना इधर, तो हमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। तो फिर हम लिखेंगे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के बारे में। और क्योंकि इधर फिड्यूशरी की भी बात हो रही है तो वो भी लिखना पड़ेगा ना कि जो फिड्यूशरी कैपेसिटी में है वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, दैट इज नॉट टू बी इंक्लूड। तो जो जो चीजों का मेंशन किया है, जैसे एसोसिएट कंपनी, जिन चीजों का मेंशन किया है, एसोसिएट कंपनी, जॉइंट वेंचर, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, मैम क्या हमें जॉइंट वेंचर भी इधर एक्सप्लेन करना चाहिए? वो फिर आपकी मर्जी है, अगर आपको पूरा ही लिखना है तो आप लिख सकते हो। इट स्पेसिफिकली इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी, यहाँ पे इतना तो लिखा ही है ना, तो फिर ये तो आ ही जाएगा। अगर आपको जॉइंट वेंचर को डिफाइन भी करना है तो वो आप कर सकते हो। अच्छा, एनालिसिस में क्या लिखेंगे कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो है नहीं, वी मस्ट सब्ट्रैक्ट, तो 18% ही आता है, इट डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो नहीं है। जॉइंट वेंचर, यस डेफिनेशन में ही लिखा है कि जॉइंट वेंचर कंपनी है तो वो एसोसिएट होगी होगी। तो ये जो अल्फा बीटा गामा है वो जॉइंट वेंचर एसोसिएट है।
सो बीटा टेक इज नॉट एन एसोसिएट, ये मेरा कंक्लूजन होगा, नॉट एन एसोसिएट कंपनी बिकॉज इफेक्टिव वोटिंग पावर इज बिलो 20%। और जो बीटा गामा है इट इज एन एसोसिएट कंपनी। ठीक है, अब हम अपने आंसर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, प्रोविजंस, फैक्ट्स, एनालिसिस और कंक्लूजन। प्रोविजंस में हम सिर्फ थ्योरी लिखेंगे, फैक्ट्स में आपने देखा मैंने 2 सेंटेंस में खत्म कर दिया, यहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। क्वेश्चन में बस जो थोड़ा बहुत आपको लग रहा है, स्टोरी कंप्लीट करने मत जाओ, बस 2 सेंटेंस में लिख दो। एनालिसिस में एक्चुअली आप सॉल्यूशन दोगे, और कंक्लूजन में यहाँ पर देखो इन्होंने पूछा है ना, यू हैव टू इवैल्यूएट द स्टेटस ऑफ दीज रिलेशंस, तो दोनों रिलेशन का स्टेटस हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि एक है वो एसोसिएट है ही नहीं, और दूसरी है वो जॉइंट वेंचर होने की वजह से हमारी एसोसिएट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन भी हो गया। अब आपकी जिम्मेदारी है, अब आप क्या करोगे, आप ये क्वेश्चन आंसर करके मुझे भेजोगे फॉर चेकिंग। मैं आपको इसका सॉल्यूशन नहीं दूंगी, अभी मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, सॉल्यूशन मैं आपको लास्ट में दूंगी, मैं आपको सॉल्यूशन नहीं देने वाली, वरना तो आप बोलोगे नहीं मैम क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दे दो, हम उसमें कॉपी कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, आपको ये सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ आंसर के साथ लास्ट में ही मिलेगा जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब आप खुद सॉल्व करोगे और मुझे सेंड करोगे, वही तो है ना राइटिंग प्रैक्टिस। धीरे धीरे ऐसा होगा कि मैं क्लास में आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखाऊंगी, आंसर आपको खुद करना पड़ेगा, मैं बाद में डिस्कस करूंगी जब आपकी राइटिंग हो जाएगी ना, उसके बाद पूरा नहीं, पॉइंटर्स तो हम लिख ही सकते हैं ना, बाद में आप पूरा आंसर लिख के मुझे भेज देना। ठीक है, तो राइटिंग प्रैक्टिस और ये न्यू क्वेश्चन की जो सॉल्विंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, थोड़े ट्रिकी होंगे, चैलेंजिंग होंगे, लेकिन आप तैयार हो क्योंकि हमने इतने डिटेल में हर कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था एक छोटा सा डेमो कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर था, हमने यहाँ वहाँ के भी प्रोसीजर्स वगैरह भी बात कर ली थी। अगले सेशन में एकदम फोकस से हम फिर मिलेंगे और आगे जितने भी हमारे डेफिनेशंस है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको बहुत डेप्थ में करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, एंड इसी तरीके से आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका लॉ का सिलेबस इतने डिटेल में कवर हो गया विद इन द गिवन टाइम। ऑलराइट, अगर वीडियो पसंद आया ना स्टूडेंट्स तो एक लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि मुझे पता है कि लॉ में न्यू पेपर की वजह से ना प्रॉब्लम आ ही रही है। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो फिर विजिट करना मेरी वेबसाइट capreetyagarwal.com। हमारा जो फास्ट ट्रैक है वो शुरू होने वाला है फ्रॉम 15th ऑफ फेब। बिल्कुल मत सोचो, रिजल्ट वगैरह की वेट मत करो, आज ही एनरोल कर लो एंड स्टार्ट अटेंडिंग द क्लास। मेरे नेक्स्ट सेशन में हम बाकी के डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। आई विल सी यू देयर।